लेट अस स्टार्ट अ सेशन। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं द कंट्रोवर्सी बिहाइंड एनसीईआरटी's recent decision to remove periodic table from syllabus of class 10। अगर हम periodic table की बात करें तो periodic table को मॉडर्न केमिस्ट्री का अटूट अंग माना जाता है। डेली लाइफ में भी periodic table के कुछ एलिमेंट्स के बिना हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जैसे कि ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड सो ऑन। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी पीरियोडिक टेबल। अब हम देखते हैं द कंट्रोवर्सी बिहाइंड इट्स रिमूवल फ्रॉम एनसीईआरटी's क्लास 10 सिलेबस। सो एनसीईआरटी का कहना है कि दिस रिमूवल इज पार्ट ऑफ ए रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज सो दैट स्टूडेंट्स पे लोड कम किया जा सके बेस्ड ऑन एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस। बट इस पे काफी साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स ने ऑब्जेक्ट किया कि ये पोटेंशियली अफेक्ट करेगा फाउंडेशनल एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। एंड देन एनसीईआरटी ने इस पे फिर क्लैरिफाई किया कि पीरियोडिक टेबल को स्कूल एजुकेशन करिकुलम से हटाया नहीं गया है, इंस्टेड इट इज अवेलेबल in appropriate detail for students who opt for science in classes 11 and 12। क्लास 10 से हटा दिया है to decrease the load on students and क्लास 11 और 12 के सिलेबस में ये अवेलेबल होगा। So this was the controversy behind it. Now let us see in brief the modern periodic table. So this is the modern periodic table जिसको फर्स्ट टाइम 1869 में एटॉमिक मास के आधार पे डेमिट्री मेंडेलेव ने क्लासिफाई किया था। 1869 में डिमिट्री मेंडेलेव ने इसको एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफाई किया था। उसके बाद 1913 में हेनरी मोज़ले ने 1913 में हेनरी मोज़ले ने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई किया, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई किया। एंड इसी क्लासिफिकेशन को हम पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसमें हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये दो लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट सीरीज, ये भी इसी रोज का पार्ट होते हैं। 6th एंड 7th रो में आते हैं, कंसीडर किए जाते हैं ये भी। तो इनको बोलते हैं पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज को, जो कि लेफ्ट टू राइट 7 होती है, जैसे फर्स्ट रो में है सिर्फ हाइड्रोजन एंड हीलियम, सेकंड रो में है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। सो थर्ड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। ये वाली सीरीज लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज ये 6th एंड 7th पीरियड का ही पार्ट है, तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद होते हैं ग्रुप्स दैट आर 18 इन नंबर, टॉप टू बॉटम। जैसे दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज द लास्ट ग्रुप 18th, जिसको जीरो ग्रुप भी बोला जाता है। इसको जीरो ग्रुप क्यों बोलते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। जीरो ग्रुप तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल 18th, तो इनको ग्रुप्स बोला जाता है। तो इस क्लासिफिकेशन को हमें ध्यान में रखना है। और मेटलॉइड्स, नोबल गैसेस, एक्टिनाइट्स, लैंथेनाइट्स, ये सबको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ब्रॉडली पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स को 3 कैटेगराइज, जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। मेटल्स में होते हैं 93 एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स में है 18 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, सेरिलियम, ब्रोमीन, आयोडीन एंड ग्रुप 18 हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon एंड रेडॉन। एंड मेटलॉइड्स में है 7 एलिमेंट्स, जिसमें की प्रॉपर्टीज होती हैं बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है मेटलॉइड्स में, और ये होते हैं 7। उसके बाद एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 92 तक होता है, 92 होता है यूरेनियम का, इनको बोलते हैं नेचुरल एलिमेंट्स। और 93 से लेकर 118 वालों को बोलते हैं आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड 93 से लेकर 118 वाले एटॉमिक नंबर्स को, और 92 एटॉमिक नंबर जिस जो लास्ट है यूरेनियम का, वहां तक बोलते हैं एलिमेंट्स को नेचुरल। और एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 83, या तो 83 या 83 से ऊपर, ये इसके सारे आइसोटॉप्स रेडियो एक्टिव होते हैं। सारे आइसोटॉप्स रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है
कि जो ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं 83 से ऊपर वाले, ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पावरफुल एंड हार्मफुल रेस। पावरफुल एंड हार्मफुल रेस, जैसे कि हम यूरेनियम की बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी फॉर्म करते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। और रेडियो एक्टिविटी को हम न्यूक्लियर एनर्जी की क्लास में सेपरेटली अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इसको हम यहीं तक सीमित रखते हैं। सो दिस इज अवर पीरियोडिक टेबल। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो हमने पिछली स्लाइड में देखा टोटल 18 नॉन मेटल्स थे। उसमें से फर्स्ट था हाइड्रोजन, उसके बाद आता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइन एंड दिस ग्रुप 18। जो नोबल गैसेस होती हैं ग्रुप 18, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon एंड रेडॉन। सो दीज आर दी 18 नॉन मेटल्स। 7 मेटलॉइड्स होती हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलरियम एंड पोलोनियम। सो दीज आर दी मेटलॉइड्स। और इसको कलर्ड भी किया हुआ है, ये ब्लू वाले हैं नॉन मेटल्स इंक्लूडिंग दिस ग्रुप 18 नोबल गैसेस। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। एंड रेस्ट दीज आर दी मेटल्स, जो भी बच गए दिस ऑल आर दी मेटल्स। एंड वन ऑफ द रीजंस दिस lanthanide and actinides are placed separately is their electronic configuration, that is इनका जो प्रॉपर्टीज है that resemble each other and also for convenience because ये बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करते थे, इसलिए इनको यहाँ से हटा के यहाँ पे प्लेस किया है बिकॉज ऑफ द स्पेस एंड द रिसेम्बलेंस टू ईच अदर। और हमने डिस्कस किया था पिछली स्लाइड में कि 83 से ऊपर वाले या तो 83 वाले सारे आइसोटॉप रेडियो एक्टिव होते हैं, इसलिए जो लेड होता है विद एटॉमिक नंबर 82 इसको लास्ट स्टेबल एलिमेंट भी बोला जाता है, लास्ट स्टेबल एलिमेंट। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है, दिस इज द लास्ट स्टेबल एलिमेंट बिकॉज इसके बाद वाले सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो आइसोटॉप्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, दैट इज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हार्मफुल रेस। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। सो पीरियोडिक टेबल के कॉन्टेक्स्ट में हमें इन तीन टर्म्स का भी ध्यान रखना है, दैट इज फर्स्ट इज आइसोटॉप्स, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है जिन एटम्स का, बट मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तीन आइसोटॉप्स, इनका जो एटॉमिक नंबर होता है, फर्स्टली हमें एक चीज ध्यान रखनी है, फॉर एग्जांपल दिस इज कार्बन, जो हम नीचे रिप्रेजेंट करते हैं दिस इज द एटॉमिक नंबर जो होता है 6, जो हम टॉप में डिपिक्ट करते हैं उसको बोलते हैं मास नंबर। तो ये पहले तो दो चीजों का ध्यान रखना है, दिस इज मास नंबर, दिस इज एटॉमिक नंबर। अब हम देख सकते हैं हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। फर्स्ट में 1 है मास नंबर, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है। और कार्बन में भी सेम, एटॉमिक नंबर सेम है 666 एंड मास नंबर इज 12 13 14 एंड इनको बोलते हैं आइसोटॉप्स। आइसोबार्स होते हैं एटम्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट मास नंबर सेम होता है। फॉर एग्जांपल आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, इसका मास नंबर है 40 एंड कैल्शियम का भी मास नंबर है 40 बट एटॉमिक नंबर है डिफरेंट 20। सो एटम्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, इनको बोलते हैं आइसोबार्स। अब आइसोटोन्स की बात करें तो दीज आर द एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जैसे कि कार्बन एंड ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन सेम होते हैं। और न्यूट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम अभी देखते हैं। ये हमने देखा था कि ये होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स। जो भी एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, और जो भी मास नंबर होता है जो कि ऊपर डिपिक्ट किया जाता है दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो अगर हम मास नंबर को एटॉमिक नंबर में माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएंगे न्यूट्रॉन्स। मास नंबर को प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स माइनस एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स, तो क्या बचेगा न्यूट्रॉन्स। अब देख सकते हैं इसमें कार्बन में 14 माइनस 6 मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस किया तो हमारे पास बचते हैं 8 न्यूट्रॉन्स,
ऑक्सीजन में 16 माइनस 8, ये भी 8 हुआ। सो दीज आर दी आइसोटोन्स, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इन तीन टर्म्स को भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, सो दीज आर लस्ट्रस, मीन्स हैव ए शाइनी एक्सपीरियंस। जैसे कि हम गोल्ड खरीदते हैं, गोल्ड भी शाइनी होता है। दीज आर malleable, दिस कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, इनकी थिन शीट्स कन्वर्ट की जाती है, जैसे कॉपर शीट्स होती हैं, कॉपर शीट्स। दीज आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। गोल्ड सबसे डक्टाइल होता है, गोल्ड की हम चेन्स यूज करते हैं, गोल्ड को कितना भी तुम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सोनरस, जैसे कि यूटेंसिल्स, बर्तन जब गिरते हैं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यूटेंसिल्स जो एल्यूमिनियम के होते हैं, स्टील के होते हैं, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद ये हार्ड होते हैं, कैन नॉट बी कट इजली। So these are the physical properties of metals, and in conclusion, metals are good conductors of heat and electricity. इनका melting point high होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब इनको मेल्ट करने के लिए ऑलमोस्ट 700 डिग्री सेल्सियस तक की हीट चाहिए होगी। सो दैट इज इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। फॉर एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। बट मेटल्स में भी कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि मरकुरी, जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। हम इसे थर्मोमीटर्स में यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर जब हमें फीवर देखना होता है तो उसमें मर्करी होता है। गैलियम एंड सीजियम, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है और ये रूम टेम्परेचर पे भी मेल्ट कर सकते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद लेड एंड मर्करी, जो कि पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद सोडियम, पोटेशियम एंड सिलिकॉन, जिनको नाइफ से भी कट किया जा सकता है, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। उनके बाद उसके बाद जिंक एंड आर्सेनिक, जिनको थिन शीट्स एंड वायर में नहीं ढाला जा सकता। दीज आर दी नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। इनको थिन शीट्स जब वायर्स में नहीं ढाला जा सकता। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इनको अच्छे से याद रखना है। नाउ looking at physical properties of non-metals, these are non-lustrous. So these are dull in experience. Metals थे shiny, these are dull, and these are also non-malleable. ये brittle होते हैं, break down into pieces on hammering. Non-ductile, cannot be drawn into wires. Non-sonorous, don't make a ringing sound. Soft होते हैं, cut by knife easily. So in short, these are poor conductors of heat and electricity. तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में हमें फ़र्क पता होना चाहिए। बट मेटल्स की तरह नॉन मेटल्स में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि आयोडीन, जो कि होते हैं लस्ट्रस। आयोडीन की होती है शाइनी अपीयरेंस। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। डायमंड, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ग्रेफाइट, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन नेचुरल सब्सटेंस। नॉन मेटल्स वैसे सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन नेचुरल सब्सटेंस। उसके बाद ब्रोमीन। सो अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, रूम टेम्परेचर पे नॉन मेटल्स या तो सॉलिड्स होते हैं या गैसेस होती हैं, या तो सॉलिड या गैसेस। बट ब्रोमीन एक एक्सेप्शन है, जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है एट रूम टेम्परेचर। तो इसका ध्यान रखना। ब्रोमीन, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ब्रोमीन एट रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर हम कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करें, तो एलोट्रॉप का मतलब होता है दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट। तो कार्बन के कौन कौन से फॉर्म्स हैं? डायमंड, ग्रेफाइट, ग्राफीन एंड फ्लोरीन। डायमंड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, एंड दिस इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने पिछली स्लाइड में देखा। और ग्राफीन हम पेंसिल की लेड में यूज करते हैं, लेड ऑफ ए पेंसिल। सो ग्रेफाइट और ग्राफीन में 3D और 2D का ही फर्क होता है, इस चीज का ध्यान रखना। और फ्लोरीन आइदर फॉर्म्ड क्लोज केज बकी बॉल्स, इसको C60 भी कहा जाता है, एंड लुक्स लाइक अ फुटबॉल, इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल जैसा होता है, और ए सिलेंडर, जैसे कि कार्बन नैनो ट्यूब्स। तो इन टर्म्स का भी हमें ध्यान रखना है।
Now let us solve some practice questions. Which of the following forms the basis of the modern periodic table? तो हमने इसको फर्स्ट लाइन में देखा था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है 1913 में हेनरी मोजेले ने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई किया था। 1913 में हेनरी मोजेले ने एटॉमिक नंबर के बेस पे क्लासिफाई किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज जीरो ग्रुप? तो ये हमने पढ़ा था कि इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका है आंसर ग्रुप 18 जो कि है हेने, आर्कर एंड जेनॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन जो कि नॉन मेटल्स भी होते हैं, ये सारे हैं नॉन मेटल्स और इनको नोबल और इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। नोबल और इनर्ट गैसेस कहा जाता है बिकॉज दे डू नॉट टिपिकली एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते क्योंकि इनका जो आउटर शेल होता है, फॉर एग्जांपल हीलियम की बात करें, इनका जो आउटर शेल होता है वो फुल होता है। हीलियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दीज आर द स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स वाई नॉन रिएक्टिव, किसी और मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट नहीं कर पाते। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज? तो हमने देखा था लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सेपरेटली प्लेस्ड किए जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, बट ये पार्ट होते हैं 6th एंड 7th हॉरिजॉन्टल रो का। तो इसमें होते हैं 14 एंड 14 एलिमेंट्स, 14 and 14. So you can see these are the horizontal rows. The most abundant element in the atmosphere is, तो सबसे ज्यादा abundant कौन सा एलिमेंट है एटमॉस्फेयर में? तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा abundant होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा abundant है। और यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा abundant है हाइड्रोजन। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, अगर यूनिवर्स पूछा हुआ है तो हाइड्रोजन होगा और अगर एटमॉस्फेयर पूछा है तो नाइट्रोजन होगा। और उसके बाद अगर पूछा गया अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा एलिमेंट है, तो दैट इज ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में। और अगर मेटल की बात की जाए कि मेटल कौन सा है अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा, दैट इज एल्यूमिनियम। तो इसमें ध्यान रखना है मेटल पूछा गया है या ओवरऑल एलिमेंट पूछा गया है। ओवरऑल ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है अर्थ क्रस्ट में, अगर मेटल पूछा गया दैट इज एल्यूमिनियम। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मेटल कौन सा है, एल्यूमिनियम। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑन अर्थ इज, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है अर्थ में, दैट इज हाइड्रोजन। और अगर लाइटेस्ट मेटल की बात की हो, लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, तो दैट इज लिथियम। लाइटेस्ट मेटल ऑन अर्थ इज लिथियम। हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज, सो दिस इसका आंसर है यूरेनियम with atomic number 92 and this is the last natural element. इसके बाद वाले जो एलिमेंट होते हैं 93 से लेकर 118 तक दैट आर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट? तो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है कोबाल्ट 60, इसको कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। Which element is so highly reactive that it is kept inside kerosene for safety purposes? कौन सा एलिमेंट इतना रिएक्टिव है कि उसको केरोसिन में रखा जाता है फॉर सेफ्टी पर्पसेस? तो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम। सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है बिकॉज ये बहुत जल्दी एयर एंड वाटर में रिएक्ट करता है। और फॉस्फोरस को रखा जाता है वाटर में, फॉस्फोरस को रखा जाता है वाटर में। Which element is the most electropositive stable element in the periodic table? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी डोनेट कर देते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी डोनेट कर देते हैं। सो दीज आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इसका करेक्ट आंसर होगा सीजियम, जो कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल है अर्थ पे। मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, सीजियम, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी डोनेट कर देता है और इसको एटॉमिक क्लॉक्स में भी यूज किया जाता है, एटॉमिक क्लॉक्स में। अगर हम फ्लोरीन की बात करें, सो दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, फ्लोरीन। तो मेटल और नॉन मेटल का भी ध्यान रखना है, अगर मेटल पूछा गया तो सीजियम, अगर नॉन मेटल पूछा गया तो फ्लोरीन।
इन विच ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर हेलोजेंस प्लेस्ड? तो हेलोजेंस कौन से ग्रुप में प्लेस किए जाते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रुप 17। हेलोजेंस का मतलब होता है जो कि सॉल्ट फॉर्म करते हैं व्हेन इट रिएक्ट विद मेटल्स। जो भी हेलोजेंस होते हैं जो अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये फॉर्म करते हैं सॉल्ट को। एंड दिस आर मोस्टली नॉन मेटल्स जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, जो नॉन मेटल के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म करेंगे सॉल्ट को। सॉल्ट्स को हम नेक्स्ट क्लास जब हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स डिस्कस करेंगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अ नॉन मेटल यूज्ड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन। फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए नाइट्रोजन यूज किया जाता है। When a non-metal is allowed to react with water, इसका आंसर ऑलरेडी मैंने दे रखा है, दैट इज नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। जब नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है तो नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। द पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल्स इज, इसका करेक्ट आंसर है लेड। हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्सेप्शन में। जब हमने मेटल्स की एक्सेप्शन देखी थी तब हमने देखा था लेड एंड मर्क्यूरी, दीज आर दी बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Which of the given properties is generally not shown by metals? तो मेटल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी करते हैं, सोनरस भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, डल नहीं होते। डलनेस किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की। डलनेस किसकी प्रॉपर्टी है? नॉन मेटल की। Galvanization is a method of protecting iron from rusting by coating with a thin layer of, ये किसकी थिन लेयर होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है आयरन को फ्रॉम रस्टिंग, जंग लगने से, उसको बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। तो ये होती है जिंक की कोटिंग। हम जिंक को कोट करते हैं आयरन पे ताकि जंग ना लगे और इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। तो इस प्रोसेस को भी हमें ध्यान में रखना है। So that is it for this class. Please like, share, subscribe and comment your feedback. इसकी पीपीटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर एग्जाम्स।